भी मोटिवेशनल स्पीकर है ना, इनका एक दिन चेक बंद कर देखो, उनकी पेमेंट रोक दो, उनकी सारी मोटिवेशन निकल जाएगी। जब हम पहली बार ड्रग्स लेते हैं, स्मोक करते हैं, दारू पीते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं, तो घर वाले से पूछते नहीं है ना। तब उन्होंने बताया कि किरण, जिन फोटो को तुमने लिया था वो मयंक की आखिरी फोटोग्राफ थी, क्योंकि मैं ब्लड डोनेशन किया गई, और यानी कि मेरा ब्लड बेच दिया गया था एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे औरत को जो वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स वर्क के अंदर पड़ गई थी। 1 जून 2021 को लॉकडाउन हटा था, सेकेंड लॉकडाउन। तब वही लोग दारू की लाइन में, वाइन शॉप के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन के अंदर लगे हुए थे। सिंपली ब्लड के थ्रू हम लोगों को जीने का एक हौसला देते हैं, उम्मीद देते हैं, और चेंज विद वन मील के थ्रू उस उम्मीद पे कि ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सको, उसके साथ देते हैं। हम चाहे तो डेथ हो गई, कैंसर जीत गया और मेरी मदर हार गई। और तो नमस्कार, मेरा नाम किरण वर्मा है और मैं 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा हूँ रक्तदान की जागरूकता के लिए। और मैं पिछले 2 साल से मैं वॉक कर रहा हूँ। ये यात्रा मैंने 28 दिसंबर 2021 को त्रिवेंद्रम केरला से शुरू की थी, और केरला से होते हुए केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, दादर नागर, दमन दीव, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और होते हुए अभी मैं पहुंचा हूँ त्रिपुरा। और 18,200 किलोमीटर की मैंने यात्रा तय की है, 300 किलोमीटर, सॉरी, 18,300 किलोमीटर की यात्रा अभी तक तय की है। और मकसद सिर्फ ये है कि एक भी व्यक्ति की जान ब्लड की कमी की वजह से ना जाए। और पिछले कुछ सालों से मैं सिर्फ इसी मुहिम पे लगा हुआ हूँ कि देश में कैसे ब्लड की शॉर्टेज को खत्म किया जा सके। सो सर, आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो शुरुआत से जानते हैं, तो थोड़ा बहुत पहले, सबसे पहले आप अपने जर्नी चाइल्डहुड के बारे में बता दीजिए। एंड वन मोर थिंग, आपने हमने जो जो रिसर्च की उससे पता लगा है कि सर आपको ड्रॉप आउट हुआ है, सो उस बारे में भी थोड़ा सा टच कर दीजिएगा। तो मैं अगर अपनी बर्थ की बात करूं तो मेरा नाम किरण वर्मा इसलिए पड़ा क्योंकि नॉर्थ इंडिया में आपने देखा होगा कि जो किरण नाम है, ये ज्यादातर लड़कियों का होता है। और मेरे घर वाले मेरे जन्म से पहले एक लड़की एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको लगा कि लड़की होगी, क्योंकि मेरे बड़े भाई होने के बाद सबकी की इच्छा थी कि घर के अंदर एक लड़की आए, लेकिन मैंने सबको धोखा दे दिया और मैं लड़का पैदा हो गया। तो सबसे पहले तो, और मेरा नाम क्या था, मेरे जन्म से 3-4 दिन पहले रख दिया गया था, तो इसीलिए मेरा नाम किरण पड़ा। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छा नाम है, प्यारा नाम है, तो कभी चेंज करने का ख्याल भी नहीं आया। और जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, लगभग 5 साल का हुआ, तो मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ उस वक्त। मुझे नहीं पता था कैंसर क्या होता है, बहुत छोटा था उम्र में, पता नहीं था कि क्या है। लेकिन हाँ, अपनी माँ को अक्सर कैंसर से डील करते हुए, कैंसर की जो आप जान सकते हैं कि उसके साथ जो फाइट होती है वो कैसे। तो बहरहाल जब मैं 7 साढ़े 7 साल का था, तब 12 मई 1992 को मेरी मदर की डेथ हो गई। कैंसर जीत गया और मेरी मदर हार गई। और मैं अपने मम्मी का सबसे खास, ये कह लीजिए कि मैं अपनी मम्मी का सबसे प्यारा, और मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ थी इस पूरी दुनिया में। और जब ये हुआ, जब मदर की डेथ हुई, तब मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली डेथ क्या होती है। सच बताऊं तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि डेथ जैसी चीज क्या होती है। लेकिन इतना जरूर था कि जब मैं मदर की डेथ हुई, तब उसके बाद लाइफ में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि मेरी हर जरूरत का ख्याल वो रखती थी, हर अच्छी भली बुरी चीजें वो जानती थी, और मैं वही चीज शायद भूल चुका था उस वक्त। और उसी वजह से मुझे लगा कि जो किसी की जान जाने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी की लाइफ में, तब मुझे शायद एक जिंदगी की वैल्यू पता चली। थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होते होते मैं 10th क्लास में पास हुआ, जैसे तैसे 54% के करीब कुछ आए थे मेरे। और मैं उस वक्त जब 10th में पास हुआ,
तो पास होने के बाद 11th क्लास के अंदर मैं फेल हो गया। मैंने कभी अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली नहीं लिया, और इसी वजह से जब फेल हो गया तब मुझे बहुत कुछ देखना पड़ा समाज के थ्रू। और वो वक्त ऐसा था जब मैंने पोस्टर्स बेचे, मैंने बहुत सारे स्ट्रगल किए, और छोटे बड़े सारे बहुत सारे काम किए, लेकिन पढ़ाई को कभी सीरियसली नहीं लिया। कोशिश की डिप्लोमा भी करने की, लेकिन डिप्लोमा आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। मैं उसमें भी फेल हो गया। लेकिन वहाँ एक बहुत अच्छी बात हुई, डिप्लोमा करते वक्त फर्स्ट ईयर में ही मेरे एक टीचर को ब्लड की जरूरत थी। जब ब्लड की जरूरत थी तो मेरे टीचर के बारे में पता चला कि भाई उनको कोई ब्लड देने नहीं आ रहा। तो मुझे, क्योंकि पढ़ाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, और ना ही मैं अपने टीचर के प्रति कोई अ, सम्मान रखता था, सच्ची बात तो है सम्मान भी नहीं रखता था, और ना ही मैं सोशल कॉज वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा कुछ सोचता था। लेकिन वो ऐसा वक्त था जब मैंने, ये कह लीजिए कि मैं अपने टीचर को ब्लड देने से इसलिए गया कि ताकि मेरे टीचर मेरे को इंटरनल में अच्छे मार्क्स दे दे, शायद खुश होके और दो चार टीचर भी नंबर दे दे और मैं पास हो जाऊं। ये इंटेंशन थी, कोई समाज सेवा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। इट वाज 100% सेल्फिश, कह सकते हैं कि सेल्फिश एक एक्ट था, कि मैं मतलबी आदमी था, और मैं उसी मतलब से उनको ब्लड देने गया। लेकिन हुआ क्या, यहाँ एक बहुत बड़ी बात हुई कि जब मैं ब्लड बैंक से बाहर निकल रहा था तो मेरे टीचर के बेटे वहां मिले ब्लड बैंक के बाहर, और उन्होंने बस मेरे को एक बात बोली, थैंक यू। उसके अलावा एक भी शब्द नहीं बोला। और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैंने गलती से ही सही लेकिन कुछ अच्छा काम कर दिया। किसी ने मुझे पहली बार थैंक यू बोला दिल से। और बस उसी वक्त था, वही वक्त था कि जब मैंने फैसला लिया कि यार ब्लड डोनेशन चाहे ना चाहे अच्छी चीज है। और जब मेरी मदर कैंसर से जूझ रही थी, तब शायद मेरे परिवार वालों को भी इसी तरीके की स्ट्रगल देखने को मिली होगी। वो भी हताश होंगे बहुत बार, क्योंकि 92 में सिचुएशन बहुत और भी खराब थी ब्लड डोनेशन को लेके। तो मेरे परिवार वालों ने जो स्ट्रगल देखा होगा, वो चीज मुझे फील हुई कि हो सकता है शायद शायद मेरे परिवार ने भी कुछ ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। और मैंने अनचाहे तरीके से इस अच्छे काम को कर दिया। और बस तब से मैंने ठाना कि जब तक मैं हेल्दी रहूंगा, जब तक मैं सही ब्लड दे सकता हूँ, तब तक मैं ब्लड डोनेशन करता रहूंगा, क्योंकि मुझे वो किक मिली। और फिर ऐसे मेरी ब्लड डोनेशन की यात्रा शुरू हुई। सर काफ़ी इमोशनल जर्नी थी आपकी। सो आपने सबसे पहले थॉमस प्रेस में आपने जॉब किया था सुपरवाइजर। नहीं, थॉमसन प्रेस से भी पहले एक जॉब थी। तो मैं हाँ। एक जब डिप्लोमा कर रहा था, तो डिप्लोमा करते वक्त मेरी 5-6 बैकलॉग थी, और मैं एक भी बैकलॉग क्लियर नहीं कर पाया। तो मुझे एक बहुत छोटी सी जॉब मिली थी एक पैकेजिंग कंपनी में। और वहाँ जब जॉब मिली, तो उस जॉब को करते वक्त मैं बहुत अच्छा काम किया, 4-5 महीने अच्छा काम किया। लेकिन मेरे मैनेजर को शायद इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि कल का आया हुआ लड़का इतना अच्छा कर रहा है, कल को वो। तो बहुत सारी लॉबिंग सिस्टम हुई और ऑल दिस एंड दैट, और इसी के चलते मुझे उस जॉब से निकाल दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने छोड़ा, मुझे निकाल दिया गया। और फिर उसके बाद 1-1.5 महीने में घर पे बैठा रहा। और जब मैं घर पे था तब उस वक्त मैंने बहुत जॉब सर्च की, और बहुत अलग अलग जगह इंटरव्यू दिए। तब मेरे बैचमेट एक बैचमेट हुआ करता था मेरा, दलजीत सिंह। उनकी बड़ी बहन हमारी सीनियर थी डिप्लोमा में, प्रीति दीदी। तो प्रीति दीदी ने मुझे रेकमेंड किया थॉमसन प्रेस में कि भाई ये एक अच्छा लड़का है, इसको जॉब मिलनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे बारे में वहाँ बताया, और ऐसे करके मेरी जॉब लगी थॉमसन प्रेस में। वहाँ मैंने 2 साल बहुत अच्छा काम किया, लगभग 1.5 साल के करीब बहुत अच्छा काम किया, 2008 तक। मैंने जनवरी 2007 में ज्वाइन किया था वो, और मई या जून 2008 में मैंने ये जॉब छोड़ दी थी। छोड़ी क्या थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ये रिश्वत लेता है, ये उल्टे सीधे काम करता है। तो
मुझे बोला गया, फोर्सफुली बोला गया कि भाई आप रिजाइन कर दो। मैं बड़ी ईमानदारी से अपना काम करता था और मुझे गुस्सा आया कि यार मैं इतनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और उसके बावजूद मेरे ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद फिर मेरे बिल्कुल ठीक ऑफिस के सामने, बिल्कुल सामने एक और गेट था। 30-40 फुट चौड़ा वो रोड था, उसके जस्ट सामने जो गेट था वो था टेक बुक्स का। टेक बुक एक ई पब्लिशिंग या पब्लिशिंग कंपनी थी, जो बाद में अप्टारा जिसका नाम हो गया। और मैंने उसमें इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि यार मेरे को एक जॉब चाहिए थी, that's it। मेरा और कोई रीजन नहीं था, और वहां मेरा जॉब लग गई। एज ए एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने वहां ज्वाइन किया। 2 साल बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन हुआ क्या कि 2 साल के बाद वहां मैंने ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर क्या किया कि मैंने एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट ही नहीं किया, फ्लोर पे ही नहीं दिया। और जब उसकी डेडलाइन आई तब सब लोगों को पता चला कि अरे ये जॉब तो अभी भी ड्यू है, पेंडिंग है किरण के पास। और वहां से मुझे टर्मिनेट किया गया। इतनी बुरी तरीके से टर्मिनेट किया गया कि मेरा जो फुल एंड फाइनल का चेक था वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने दिया, ये कह के कि आपको यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द कंपाउंड एज वेल। तो मुझे टेक्निकली उस कंपाउंड में भी एंटर नहीं करने दिया गया जिस जगह मैं जॉब किया करता था। तो ये होता है, क्योंकि गलती मेरी थी, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पर किसी और की गलती थी या किसी और ने मुझसे बदला लेने के लिए किया। नहीं, इट वॉज कम्प्लीटली माई फॉल्ट। और लेकिन हाँ, यहाँ से सीख मिली कि काम को किस तरीके से आप बखूबी निभा सकते हो। वहां से जॉब से निकलने के बाद मुझे, क्योंकि फुल एंड फाइनल हाथ के हाथ मिल गया था, तो मैं घूमने निकल गया इंडिया। और मैं 2010 में मैं घूम रहा था इंडिया। और घूमते घूमते फिर मैं जब वापस आ रहा था ट्रेन में, तो एक कंसल्टेंट थे, उन्होंने मुझे बताया कि नोएडा के अंदर एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर भी आपको आप मतलब अगर आप चाहे तो जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि कुछ हालात ऐसे बिगड़े कि मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया था। मैं वहाँ 15-20 दिन बिना बताए छुट्टी पे था, और शायद इसी के चलते फिर आई वॉज आस्क्ड टू रिजाइन, और मैं वहां से रिजाइन करके आ गया। जब मेरे जो रूममेट थे, सनी भैया मेरे, जो अब आप डेस्टिनी देखिए कि हर चीज कैसे मेरा रास्ता बनाती हुई चली गई, मेरी जो जर्नी है तो कैसे एक एक चीज जुड़ती चली गई। तो जो मेरे सीनियर थे, सनी भैया, मेरे डिप्लोमा के भी सीनियर थे, तो वो जिस पब्लिकेशन हाउस में जॉब करते थे, वो वहां से जॉब छोड़ रहे थे, क्योंकि क्योंकि वो मेरे रूममेट भी थे। तो मुझे डबल, ये कह लीजिए कि मेरे पर डबल प्रेशर था उस उस वक्त, क्योंकि मेरा रेंट बढ़ने वाला था और जो मेरा कमाई थी वो बंद हो गई थी। तो मुझे मुझे जब भैया ने बताया कि भाई वहां पर एक जॉब खाली हो रही है, तो मैं वहां ट्राई करने गया कि इंटरव्यू, मेरी जॉब लग गई। और गलगोटिया पब्लिकेशन में मैंने बहुत अच्छे से जॉब की। मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस था, लाइफ सब अच्छी चल रही थी। और उसी दौरान मैंने कुछ मार्केटिंग की अपनी एडवाइस दी, क्योंकि मैं ऑलरेडी थॉमसन प्रेस में और अपटारा में काम कर चुका था। तो जो जो मेरे एक्सपीरियंस थे, मैं उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उनको कुछ कुछ चीजें सजेस्ट की, और उनको बहुत अच्छी लगी। और यहीं से फिर उनको थोड़ा अच्छा लगा, और उन्होंने मुझे अपनी मार्केटिंग की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी। अगले 5 साल मैंने बहुत अच्छा काम किया। और फिर उसके बाद मैं शारदा यूनिवर्सिटी में थोड़े टाइम के लिए रहा। फिर उसके बाद आईटीएस में रहा। जब मैं आईटीएस में था तब उस वक्त जॉब करते करते एक मुझे 26 दिसंबर 2016 की बात है, मुझे एक कॉल आया। और इस दौरान ये जितनी भी जर्नी हुई है मेरे डिप्लोमा से लेकर अब तक, इस दौरान मैं ब्लड डोनेशन रेगुलरली करता रहा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपना ब्लड डोनेशन को रोका हो, क्योंकि हर बार जब भी मैं ब्लड डोनेशन देता था तो एक नए पेशेंट की एक नई कहानी मेरे सामने होती थी, जहां मुझे पता चलता था कि मेरे ब्लड की वजह से किसी की लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है। और ऐसे करके मुझे हर बार एक नई ऊर्जा मिलती थी, एक नई एनर्जी मिलती थी टू कीप डोनेटिंग ब्लड।
जब ये हो रहा था तो 26 दिसंबर 2016 को मेरे पास एक कॉल आया और सुबह सुबह का टाइम था, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। अगले दिन मेरा जन्मदिन था 27 तारीख को। और मुझे जब कॉल आया तो मुझे बताया गया कि एक गरीब फैमिली है रायपुर छत्तीसगढ़ से, उनको ब्लड की जरूरत है, क्या आप दे सकते हो? अब मुझे अगले दिन ब्लड देना ही था क्योंकि मैं अक्सर अपने बर्थडे वाले दिन ब्लड डोनेट करता ही था। मैं गया, वहां जाके ब्लड दिया। तो जिस व्यक्ति ने मुझे कॉल करके बुलाया था वो मेरा डोनर कार्ड लेके चले गए। अब जब वो चले गए ब्लड डोनर कार्ड लेके, तो मुझे आउट ऑफ क्यूरोसिटी लगा कि एक बार पेशेंट से भी मिल के आ जाते हैं। जब मैं पेशेंट से मिलने गया तो वहां उनकी वाइफ से मुलाकात हुई और उनकी वाइफ ने मेरे को बोला कि भैया आप यहाँ क्यों आए हो? तब उन्होंने बताया कि जिस आदमी ने मुझे कॉल करके बुलाया था वो आदमी बेसिकली एक एजेंट था जो लोगों से पैसे लेके ब्लड के अगेंस्ट, ब्लड डोनेशन के अगेंस्ट, और यानी कि मेरा ब्लड बेच दिया गया था एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे औरत को जो वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स वर्क के अंदर पड़ गई थी। अपने के पास कोई पैसे नहीं बचे तो उसने अपने पति के इलाज के लिए अपने आप को वैश्यावृत्ति जैसे प्रोफेशन के अंदर डाल दिया। और जब मुझे पता चला तो मेरे को एक्चुअली सच बताऊं तो सबसे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो गया है, क्योंकि मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक ही होता है दुनिया में। लेकिन वो पहली बार था जब मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था इस बात को कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ चंद लोगों के लालच के चक्कर में लोगों को इस तरीके की सिचुएशन में पड़ना पड़ता है। और जब ये मेरे साथ हुआ तो मैंने अपनी वाइफ को फोन किया जब मैं अपने वापस घर जा रहा था। तब मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो जाओ और प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और अगर नहीं कर सकते तो देर इज नो पॉइंट ऑफ क्राइम। और बस तभी मैंने फैसला लिया कि अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करूंगा। और उसी दिन मैंने फोन पे अपना रेजिग्नेशन दिया और 2 दिन बाद मुझे फुल एंड फाइनल का चेक मिला। चेक मिलने के बाद फिर मैं ब्लड डोनेशन के ऊपर लग गया। लगभग 1 महीने बाद हमने सिंपली ब्लड नाम की ऐप लॉन्च की, और सिंपली ब्लड ऐप लॉन्च करके हमने दुनिया का सबसे पहला वर्चुअल ब्लड डोनेशन प्लेटफॉर्म शुरू किया। और हमारा मकसद ये था कि ब्लैक मार्केटिंग को रोकना, सबसे पहला मकसद सिर्फ ये था। और उसी इंटेंशन से हमने उस प्लेटफॉर्म को बनाया ताकि लोग काला बाजारी ना कर सके। धीरे धीरे काम करते करते हमें ये पता चला कि नहीं, हमें लोगों के बीच में विश्वास भी पैदा करना है, जो कि बड़ा मुश्किल है, स्पेशली ब्लड डोनेशन जैसी चीज के लिए। और वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये बात है जून 2017 की, जब मेरे पास और मेरी बीवी के पास कुल मिला के 30 रुपए भी नहीं बचे थे कि मेरी बीवी उस पैसे से अपने ऑफिस तक जा सके। मेरी बीवी ने अपने पुराने कुछ इकट्ठे किए हुए, जो पुराने 1-2 रुपए के नोट होते हैं या 5 रुपए के नोट होते हैं, जो करेंसी होती है पुरानी, वो करेंसी को दे के टिकट ली और फिर अपने ऑफिस पहुंच के अपनी दोस्त से उधार मांगा कि हमें कुछ, मतलब वो कुछ पैसे लेके अपने ऑफिस से घर आई। और जब घर आई तो वो जब मुझसे गले लग के रोई, तब मैंने फैसला लिया था कि मैं वापस अपनी जॉब में चला जाऊंगा ताकि मुझे ये सब दोबारा से ना देखना पड़े। लेकिन हुआ क्या कि शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ ही दिन बाद, ये वो टाइम था जब हम अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मैं नहीं चाहता था कि हमारा बच्चा हमारी तरह गरीबी में पैदा हो। लेकिन हुआ क्या कि शायद ऊपर वाले ने कुछ और ही सोचा था। मुझे एक बच्चे को ब्लड देने का मौका मिला। नाम था मयंक। मयंक को मैंने ब्लड दिया आई थिंक 12 जून 2017 को। जब ब्लड दिया तो मैंने कुछ फोटोग्राफ और वीडियोस बनाई थी उसके साथ, और
जब वो वीडियोस और फोटोग्राफ बनाई तो मुझे नहीं पता था कि आगे आने वाला भविष्य क्या होगा, क्योंकि मैं फैसला ले चुका था कि मैं अपनी जॉब में वापस जाऊंगा। 2 महीने बाद उसके फादर का फोन आया और उन्होंने बताया कि किरण, आप वो मयंक की फोटोग्राफ भेज सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन हुआ क्या? तब उन्होंने बताया कि किरण, जिस जिन फोटो को तुमने लिया था वो मयंक की आखिरी फोटोग्राफ थी, क्योंकि मयंक की डेथ हो गई है लास्ट मंथ। और मुझे समझ में आया कि आप सोच के देखिए, एक ब्राइट स्टूडेंट, बहुत छोटे से शहर से आने वाला, यूपी के एक बहुत छोटे से शहर से वो आया था, और उस बच्चे ने दम सिर्फ इसलिए तोड़ दिया क्योंकि कोई भी उसको ब्लड देने नहीं आया, और उस बच्चे ने प्लेटलेट ना मिलने की वजह से अपने पिता की गोदी में दम तोड़ दिया। और जब वो मर रहा था, अपनी जिंदगी के लिए तड़प रहा था, तब उसकी आंख से, नाक से, कान से, मुंह से खून निकल निकल के वो बच्चा मर गया। मैं भी एक बाप बनने वाला था, तो मुझे लगा कि आप सोचिए, एक बच्चा जो इतना ब्राइट बच्चा है, वो दम तोड़ देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कोई ब्लड देने नहीं आया। आप सोचिए, देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स के अंदर, देश की राजधानी जहाँ 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, वहाँ एक बच्चा सिर्फ इसलिए दम तोड़ देता है क्योंकि हम और आप आगे नहीं आते। और मुझे लगा कि इस तरीके की मौत किसी की भी हो सकती है, ऑफकोर्स कैंसर बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन ब्लड की कमी की वजह से मरना, ये हम सब लोगों की कमी बताती है। यहाँ सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं हो रही थी, पूरी इंसानियत की मौत हो रही थी, जहां हम लोग अवेयर ही नहीं थे अबाउट कॉज। क्योंकि हम अक्सर सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सिस्टम को गालियां देते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी गलती ही नहीं थी। उन्होंने हॉस्पिटल बनाना था, हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने ब्लड बैंक बनाना था, उन्होंने ब्लड बैंक बनाया, लेकिन हम लोग आगे नहीं आए मयंक जैसे बच्चों को बचाने के लिए। मुझे पता चला हर रोज मयंक जैसे 12,000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, जिनको वक्त पे ब्लड नहीं मिल पाता है, ब्लड के जैसे कंपोनेंट नहीं मिल पाते। और बस तब मैंने फैसला लिया कि ये मेरे बच्चे के साथ कभी नहीं होगा, और सिर्फ मेरे ही बच्चे जैसे नहीं, बल्कि देश के किसी भी एक बच्चे के साथ नहीं होगा। क्योंकि हम अक्सर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं करते। आप सोच के देखो, अगर आपको नंबर्स की बात बताऊं, आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर जाओ, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, किसी में भी चले जाओ, आपको 15-20 मिलियन फॉलोअर वाले 100 और शायद हजारों लोग मिल जाएंगे, राइट? देश के अंदर सिर्फ 15 मिलियन लोगों की जरूरत है साल में, पूरे देश को। आप इमेजिन करके देखिए, अगर सिर्फ 15 मिलियन लोग हर साल सिर्फ एक बार ब्लड डोनेट करें, तो देश में एक भी आदमी की जान ब्लड की कमी की वजह से नहीं जाएगी। और मुझे इतना बुरा लगा, उस वक्त टिकटॉक भी इंडिया में बैन नहीं हुआ था, मुझे इतना बुरा लगा कि आप सोचिए 2017 में टिकटॉक वाज ऑन बूम, और मुझे लगा कि जहां 15 मिलियन, 20 मिलियन एक आदमी के फॉलोअर है, वहां हम लोग 15 मिलियन ब्लड डोनर्स अरेंज नहीं कर पाए। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग शेम फॉर अस एज अ कंट्री, नॉट एज एन इंडिविजुअल। और मुझे लगा कि शायद ये हम लोग सिर्फ अगर अगर बातें करते रहेंगे तो बातें ही होती रहेंगी, सो वी नीड टू हैव अ डेट। तब मैंने डिसाइड किया कि 31 दिसंबर 2025 के बाद देश में एक भी व्यक्ति की मौत ब्लड की कमी की वजह से नहीं होनी चाहिए। और ये डेट मैंने रख के ये डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को और देश के हर एक बच्चे को एक ऐसा फ्यूचर देंगे, हम सब मिलके, कि जहां किसी की भी मौत मयंक की तरह ब्लड की कमी की वजह से, ब्लड के कंपोनेंट की कमी की वजह से नहीं होगी। और इसके लिए सरकार को हम जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम भी हम है और सोल्यूशन भी हम है। बस इसी सोच के साथ मैंने ब्लड डोनेशन पे काम करना शुरू किया, और ये फैसला लिया कि अब तब तक जॉब या कोई काम नहीं करूंगा
जब तक कि ये प्रॉब्लम खत्म ना हो जाए। तो बस इसी इंटेंशन के साथ मैं काम करता रहा। लेकिन फिर आया 2020 का टाइम, लॉकडाउन, कोविड। जब कोविड में मैंने देखा किस तरीके से लोग बहाने बना रहे थे ब्लड ना देने के लिए। और ये आपने देखा होगा 2021 में जब प्लाज्मा का क्राइसिस आया था, तब हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनको कोई प्लेटलेट देने आगे नहीं आया। मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे पड़ोस में एक कुछ लोग रहते थे, वो प्लाज्मा देने आगे नहीं आए। लेकिन आप सोच के देखो, जब 1 जून 2021 को लॉकडाउन हटा था, सेकेंड लॉकडाउन, तब वही लोग दारू की लाइन पे, वाइन शॉप के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन के अंदर लगे हुए थे। मुझे लगा कि कुछ दिन पहले ये लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान को रिस्क पे ना रखने के लिए हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, किसी की जान बचाने के लिए ये फैसला नहीं ले पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अपनी जान खुद रिस्क में डाल के ये खड़े हुए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर उनको नहीं पता कि ब्लड डोनेशन क्या है या उनकी जान को कितना खतरा है। मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे एटीट्यूड की है, और इसी एटीट्यूड के चलते ये प्रॉब्लम, ब्लड डोनेशन की प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। 15 मिलियन इंडिया जैसी कंट्री में कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन सॉल्व इसलिए नहीं हो पा रही पिछले 40-50 साल में, क्योंकि हम लोगों ने कभी इसको सॉल्व करने की सोची ही नहीं। मुझे लगा जब कच्चा बादाम वगैरह सब, ये बाबा का ढाबा और ये सब इतने वायरल हो सकते हैं, तो मैं एक अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छे मकसद के लिए क्यों नहीं वायरल हो सकता। और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि मैं इस सोच के साथ निकला था कि मुझे लाखों करोड़ों लोग जाने, मेरे मैसेज को जाने। मैं जानबूझ के इसी मकसद से निकला था, और इसी सोच के साथ मैंने फैसला लिया कि मैं गांव गांव, शहर शहर जाके लोगों को सिर्फ जागरूक करूंगा कि भैया ब्लड डोनेट करो। आपको किरण वर्मा का नाम नहीं लेना, मत लो। आपको किरण वर्मा की वॉक के बारे में बात नहीं करना, मत करो। सिंपली ब्लड के बारे में बात नहीं करना, मत करो। लेकिन कम से कम ब्लड डोनेशन करो। किसी भी नाम से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो, ताकि हम लोग अपने बच्चों का भविष्य में एक, कम से कम एक छोटी सी प्रॉब्लम को खत्म कर सके। इसी मकसद के साथ मैंने फैसला लिया कि भैया मैं गांव गांव, शहर शहर जाऊंगा। और 14 जून 2021 को जब पूरी दुनिया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मना रही थी, मैंने रात के 2 बजे ये फैसला लिया कि मैं गांव गांव, शहर शहर पैदल चलूंगा। और बिना अपनी वाइफ से पूछे, बिना अपने वाइफ को बताए, रात के 2 बजे पोस्ट कर दिया कि मैं 27 दिसंबर 2021 को अपनी पैदल यात्रा शुरू करूंगा देश भर में। पोस्ट डाल दी, डालने के बाद वो बहुत ज्यादा लोगों ने पढ़ी। पढ़ने के बाद अब मेरे ऊपर सोशल बर्डन ये बढ़ गया था कि मुझे वॉक करनी ही करनी है। मेरी वाइफ ने बस एक बात बोली, या तो करके आना या मर के आना, बीच में मत आना। और बस उसी इंटेंशन के साथ मैंने शुरुआत की। मैं एक दिन लेट हो गया अपनी वॉक के लिए, क्योंकि 27 दिसंबर को प्लान था, बट किसी कारणवश वो 27 की जगह 28 दिसंबर 2021 को शुरू की। और जब मैंने अपनी वॉक शुरू की, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक भी आदमी मेरे साथ नहीं खड़ा था, एक भी आदमी मेरे बारे में बात नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे ये पता था कि इट टेक्स टाइम टू बिल्ड एनीथिंग। और बस उसी मकसद, उसी सोच के साथ मैंने अपनी वॉक शुरू की। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी गई हो, बहुत बार चोट भी लगी, कुछ लोगों ने चोरी भी करने की कोशिश की, कुछ बार डेथ थ्रेट भी मिली, कई बार जंगली जानवरों से भी मुलाकात हुई, और बहुत कुछ देखने को मिला इस जर्नी में। लेकिन मैं बस चलता रहा, और अब 2 साल बाद अब देखता हूँ तो लाखों करोड़ों लोगों को मेरी वॉक के बारे में पता है। हजारों लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों ने, 40,000 के लगभग 40,000 के करीब लोगों ने ब्लड डोनेट किया है मेरी वॉक को सपोर्ट करने के लिए। आप सोच के देखिए कि 40,000 लोग अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं
1 यूनिट ब्लड 3 लोगों की जान बचाता है। तो लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की, 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने की जान बचाई जा चुकी है सिर्फ इस ब्लड डोनेशन के थ्रू, इस कैंपेन के थ्रू। फॉरगेट अबाउट अदर थिंग। और आप सोचिए कि जहाँ 1.25 लाख लोगों की जान बची है, तो यानी कि अगर मैं 18,000 किलोमीटर चलाऊं तो आप अंदाजा लगा लीजिए पर किलोमीटर कितने लोगों की जान बची होगी। तो इसी मकसद से मैं चल रहा हूँ कि कम से कम 5 मिलियन नए ब्लड डोनर तैयार किए जा सके और देश में एक भी बच्चे की मौत ब्लड की कमी की वजह से ना हो। और दैट्स इट। अब ये न्यू ईयर पे आप लोगों के सामने बैठा हूँ, सिर्फ अपनी कहानी शेयर कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि कब नया साल हो और कब हम नई शुरुआत करें। सर आप कर तो रहे, अब इसके साथ सर आपने काफी कुछ और भी चीज शुरू की है, जैसे कि चेंज विथ वन करके कुछ। चेंज विथ वन मील आपने शुरू किया, इसके बाद और भी एक फाउंडेशन स्टार्ट किया था सर आपने। अम, सो सर आप ये कंटिन्यू तो कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों फील हुआ सर कि आप इसकी भी नीड है, ये चीज अच्छे से चल रही है, मे बी आप उसमें भी वैसे भी काफी डिवोटेड है। चेंज विद वन फाउंडेशन, चेंज विद वन फाउंडेशन के अंडर 2 प्रोग्राम चलते हैं। एक है सिंपली ब्लड, जिसके थ्रू हम लोगों की मदद करते हैं ब्लड डोनेशन में, अपनी ऐप के हैं और उनको ब्लड की सपोर्ट पहुंचाते हैं। दूसरी चीज है चेंज विद वन मील। चेंज विद वन मील का मकसद ये है कि हम एक थाली खाने से किसी की लाइफ में क्या बदलाव ला सकते हैं। और ये मकसद सिर्फ इतना था कि जो लोग खाना बना रहे हैं ये वो लोग थे जिनकी लॉकडाउन में नौकरी चली गई थी। जो खाना बांट रहे हैं ये वो लोग थे जिनकी अपनी अपनी कहानी थी, जिनके अपने अपने स्ट्रगल थी। और जो लोग खाना खा रहे हैं ये वो लोग थे जो अपनी नौकरी, अपने रोजगार खो चुके थे लॉकडाउन के थ्रू। शुरुआत सिर्फ इसलिए हुई थी कि 2-3 महीने हम खाना खिलाएंगे और 2-3 महीने खाना खिला के हम लोग अपना कह लीजिए कि हम 2-3 महीने के बाद इसको खाने को बंद कर देंगे ताकि लोगों को रिलीफ मिल जाए और शायद वो अपने अपनी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। लेकिन हुआ क्या कि जब हमने खाना खिलाना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों की कहानियां पता चली, उनकी हार्डशिप पता चली कि कैसे लोगों की लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। अब जैसे हमारे आउटलेट के जस्ट बगल में कुछ गाय का चारा जो होता है, भूस, कई लोग बोलते हैं भूस, तो वो गाय का चारा जो बेचते हैं उनके यहाँ 2-3 वर्कर काम करते हैं। वो लोग हमारे यहाँ खाना के महीने के कुछ हजारों रुपए बचाते हैं और उन पैसों से वो अपनी बच्चियों को पढ़ा पा रहे हैं। और आप सोच के देखिए, जो बच्ची हमारे आउटलेट खुलने से पहले स्कूल नहीं जा पाती थी, आज वो ना सिर्फ स्कूल जा रही है बल्कि बहुत अच्छा कर रही है, अपने भाइयों से बहुत अच्छा कर रही है। और ये कुछ ऐसे बदलाव थे जो सोचे भी नहीं थे, हमने भी नहीं सोचे थे। एक ऐसे बुजुर्ग को हम जानते हैं कि जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी अपने बच्चों को दे दी अपनी वाइफ की डेथ के बाद, लेकिन उनके बच्चों ने उनको ही घर से निकाल दिया और आज वो पाई पाई को खाने खाने को मोहताज है। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, हमारी ये जरूरत बनती है कि हम लोग लोगों को खाना खिलाएं और लोगों को सही तरीके से उनको एक न्यूट्रिशनल फूड दे सके, हेल्दी, हाइजीनिक और न्यूट्रिशनल फूड और टेस्ट के साथ। फ्री में भी खिला सकते थे, लेकिन जब हमने शुरुआत की थी फ्री खाने से तब देखा लोग बहुत वेस्ट करते थे। फिर हमने बीच में रोक के हमने कुछ राशन की किट दी जो जरूरतमंद लोग थे। फिर देखा कि लोग राशन बेच भी देते हैं, बहुत सारे लोग जो हम लोग देते थे और वो बेच देते थे। फिर हमें लगा नहीं, हमें कुछ और तरीका करना होगा, तो तब हमने इंस्पिरेशन ली कुछ ऐसे लोगों से जो ऑलरेडी कुछ इस तरीके का काम कर रहे थे। कुछ लोग 1 रुपए में, कुछ लोग 5 रुपए में खाना खिला रहे थे। मुझे लगा कि वो 1-5 रुपए के अंदर लोग उतनी वैल्यू नहीं देते खाने को और उनके लिए वो लगभग फ्री जैसा ही होता है। तो मुझे लगा कि 10 रुपए एक ठीक ठाक अमाउंट है जिसको हम रखते हैं। और जैसे ही हमने 10 रुपए अमाउंट रखा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। देखा कि सिर्फ वो लोग खाना खा रहे हैं जिनको सच में जरूरत है।
और खाने की वेस्टेज हमारी ऑलमोस्ट जीरो हो गई, क्योंकि हमने पेनल्टी लगाई थी कि अगर आप खाना छोड़ोगे, एक चम्मच भी खाना छोड़ोगे, तो आपको 200 रुपए की पेनल्टी लगेगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम हर रोज आज की डेट में लगभग 1100 से 1500 के बीच में लोगों को खाना खिलाते हैं, और हमारी दिन की वेस्टेज 1 किलो खाना भी नहीं होती। अब आप सोचिए कि अगर इतने लोग खाने के बाद भी हमारी वेस्टेज इतनी कम है, तो आप सोचिए कि वो लोग कितनी इज्जत देते होंगे खाने को। और बस उसी चीज को हम कंटिन्यू करते गए, अच्छा काम लगा। अब लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ लगभग सभी एम्प्लॉय ये वो हैं जो पहले दिन से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक लड़का है दीपक, जो पहले शराब पीता था, नशे करता था, अपनी बीवी को मारता था, अक्सर एक दो बार पुलिस कंप्लेन भी हुई उसके खिलाफ। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से उसने हमारे यहाँ काम शुरू किया है, तब से वो इतना सुधर गया है कि अब वो शराब को हाथ भी नहीं लगाता, अपने बीवी की पिटाई भी नहीं करता, और अब खुशी से उसके पति पूरा परिवार बड़ा खुशी से रहता है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में थोड़ा बहुत जैसा भी हम बदलाव ला सके लाए, और ये सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं था, उसके बाहर भी हमने कोशिश की कि हम सब लोगों की लाइफ में बदलाव लाएं। और चेंज विद वन मील का मकसद भी यही था कि लोगों की लाइफ को हम कैसे बदला जाए, और बस वही चीज हम करते जा रहे हैं। तो सिंपली ब्लड के थ्रू हम लोगों को जीने का एक अ, हौसला देते हैं, उम्मीद देते हैं, और चेंज विद वन मील के थ्रू उस उम्मीद पे कि ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सको, उसके साथ देते हैं। हम चाहे तो उसको आउटलेट के बाहर भी खिला सकते हैं, रोड पे भी खिला सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना रेंट दिए। लेकिन एक चीज देखिए कि जब आप अंदर खिलाते हो, तो लोग उस चीज का सम्मान भी करते हैं। तो हमने पूरा एयर कंडीशन हॉल है, जहाँ पानी की व्यवस्था है, हाथ धोने की व्यवस्था है, और सारी व्यवस्था है, बहुत साफ सुथरा हाइजीनिक एनवायरनमेंट हमने दिया है, जिसकी वजह से आज हजारों लोग हर रोज खाना खाते हैं और हमें दुआ देके जाते हैं। और शायद उसी दुआ के चक्कर में हम अभी तक शायद ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोगों को खाना खिला चुके हैं। चेंज विथ वन मिल कौन से लोकेशन पे है सर? दिल्ली में मौजपुर बाबरपुर नाम का एक मेट्रो स्टेशन है, उससे मुश्किल से 50 मीटर दूर पे ही ये आउटलेट है। और आप किसी से भी अगर पूछेंगे दिल्ली में, मतलब उस एरिया में, मौजपुर पहुंचने के बाद, तब आपको कोई भी बता देगा कि 10 रुपए में खाना कहाँ मिलता है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे, तो कम से कम 90 लोग हमारी तारीफ ही करेंगे। 10 लोग फिर भी हमेशा होते हैं जो थोड़ी बहुत बुराई करते हैं। सर थोड़ा बहुत मैं आपके वेंचर के बारे में जानना चाहूँगा, कैसे आपने प्लान किया और कैसे आपने एग्जीक्यूट किया प्लान्स को सर? सिंपली बर्ड और चेंज विथ वन मिल को कैसे आपने प्लान किया और एग्जीक्यूट किया? प्लान कभी भी नहीं किया था मैंने कभी कोई प्लान नहीं किया। आई जस्ट केप्ट ऑन गोइंग विद द फ्लो। और क्योंकि जब आप प्लान करते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा, इतनी अटेंशन, इतने ज्यादा इस पर दिमाग लगा देते हो कि समटाइम इट्स वेरी बैड टू डू ओवर। आप इतनी ज्यादा चीजों को प्लान मत करो। अगर आपको, हाँ ऑफ कोर्स, अगर आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो, तो यू नीड टू प्लान फॉर एवरी स्मॉल एंड बिग थिंग। लेकिन जहां आप दूसरों के भले के लिए काम कर रहे हो, कुछ अच्छा करने के लिए कर रहे हो, तो प्लान मत करो। सिंपली ब्लड शुरू हुआ विदाउट प्लानिंग, जब चेंज विद वन मील शुरू हुआ विदाउट प्लानिंग, मेरी वॉक शुरू हुई ये भी विदाउट प्लानिंग। और इसके लिए आज तक मुझे भी नहीं पता क्या, अभी मैं त्रिपुरा पहुंचा हूँ, मुझे कोई प्लानिंग नहीं है कि हाउ आई एम गोइंग टू डू इट इन त्रिपुरा, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे लोगों से बात करनी है, मुझे नहीं पता। और मैं सच बताऊं, मुझे भी शायद, अगर मैं बिजनेसमैन बना तो बहुत बुरा बिजनेस बनूंगा। तो वेंचर आपने वर्ड यूज किया, तो वेंचर अगर मैंने कोई खोला, इट विल बी ह्यूज डिजास्टर, क्योंकि आई एम वेरी बैड बिजनेसमैन। बिजनेस सेंस तो जीरो है मेरी। नहीं सर, आप काफी लोगों की हेल्प कर रहे हो, बट आपका फर्स्ट स्टेप कैसा था और आपने
मतलब कि कोई भी स्टार्ट करना चाहता है अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे सिंपली बटर कुछ भी, तो कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं? इसके लिए स्टेप्स क्या होने चाहिए? फर्स्ट स्टेप्स कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप, आपके पास एक कॉज होना चाहिए, और वो कॉज इतना ईमानदार होना चाहिए, इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, और आपको क्या करना है। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं ना, हम अकाउंटिंग में घुस जाते हैं डे वन, कि अरे इतना महंगा खाना क्यों देंगे, इतना साफ सुथरा खाना क्यों देंगे, किराया क्यों देंगे। अगर आप, मैं चेंज विद वन मील की बात करूं, तो सबसे पहले हमने जो आउटलेट था उसको रेंट आउट किया, और उसका रेंट उस वक्त था 55,000। आज वो शायद 70,000 के करीब है 3 साल बाद। लेकिन हमने जानबूझ के उसको 55,000 इसलिए रेंट दिया क्योंकि मुझे पता था कि रोड पे खड़ा होके खाना किसी भी सामान्य जन के लिए अच्छी बात नहीं है। कई कई बार लोग भूखे होते हैं लेकिन वो रोड पे खाना पसंद नहीं करते। जैसे ही हमने वो आउटलेट लिया, देखा कि लोग सच में जिनको जरूरत है या जिनको शायद नीड है, तो सब लोग ईमानदारी से आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और जा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है। और वेंचर आउट करने के लिए कभी भी ये मत सोचो कि किस तरीके, जब हमारे पास पैसे की कमी नहीं थी तो मैंने ये फैसला लिया था कि हाँ, हम हर हालत में लोगों की मदद करेंगे। हमने कोई सेकंड थॉट नहीं रखी कि पैसा आएगा तभी मदद करेंगे, नहीं। जब मेरे पास पैसा नहीं था तब मैंने अपनी बीवी से मांगा, उन्होंने अपने सोने के जेवर गिरवी रखे, उससे पैसा दिया, लोन्स लिए, हमने क्रेडिट कार्ड से लिए, बहुत कुछ किया। लेकिन ये इंश्योर किया कि जो हमने कमिटमेंट गरीब आदमी से की है, वो कमिटमेंट पे हम खरा उतरेंगे और वही चीज देंगे जो चीज हमने प्रॉमिस की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बहुत सोच समझ के इसमें एंटर करना, क्योंकि बहुत आसान नहीं होती है जर्नी। अक्सर आपको अपने कंफर्ट जोन से, अपनी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना होता है। क्योंकि अ, जो चीजें हम लोगों के लिए बहुत नॉर्मल सी लगती है, वो हो सकता है किसी के लिए लग्जरी हो। तो आपको पहले उन चीजों को छोड़ना पड़ता है, अपनी लाइफ को छोड़ना पड़ता है, टू इंश्योर कि हाँ, आप जो चीज देने का प्रॉमिस कर रहे हो या सोच रहे हो, वो चीज आपको, आप करते रहो। तब तक करते रहो जब तक आप हार ना जाओ। और मुझे ये पता है कि अगर आप अच्छे दिल से, सच्ची नीयत से और साफ सुथरा काम करोगे तो आप कभी हारोगे नहीं। आप अपनी जर्नी को, अगर आप पब्लिक के सामने पब्लिकली रखोगे, दुख दर्द तकलीफ, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा बहुत टाइम आया है जब हम लोगों ने अपने पूरी टीम के सामने ये रखा कि अब हमारे पास पैसे नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारी टीम ने बिना सैलरी के काम करना पसंद किया। उन्होंने कई बार हमें ऐसा भी मौका दिखाया कि जहां उन्होंने खुद कहा कि भैया हमें इस महीने सैलरी मत दो, जब आपके पास पैसे आएंगे तब दे देना। तो जब आप सही काम करते हो तो सब लोगों को दिखाई देता है, चाहे वो टीम के अंदर हो चाहे टीम के बाहर हो। तो टीम बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आइडिया की इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है जितनी बड़ी टीम की है। और अगर आपके पास अच्छी टीम है और अच्छी नीयत है और अच्छा आइडिया है, तब आपके पास फंड्स की कोई कमी नहीं होगी। देयर विल बी सो मेनी पीपल हु आर गोइंग टू सपोर्ट यू ऑल द टाइम। ठीक है सर। सर इसके बाद आपने कपिल शर्मा सर से भी मिले हैं, इसकी मुलाकात कैसी हुई सर? अरे यार, कपिल शर्मा से ऐसा कुछ नहीं था। तो हाँ। कपिल पाजी बहुत प्यारे आदमी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनकी तारीफ करूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा कि मतलब जो इतने बड़े मकाम हासिल करने के बाद भी इतने हम्बल है, इतने ग्राउंडेड है। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उस एक दिन में। और कपिल पाजी से मुलाकात ऐसे हुई थी कि उनकी टीम से किसी ने मुझे रीच आउट किया कि सर आप वॉक कर रहे हैं और हम आपको अपने शो पे इनवाइट करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने बुलाया तो मैं गया, और जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों तक मेरी बात, मेरा मैसेज पहुंचा। और बस उसी, उसके बाद फिर मैं उनसे काफी, हमारी बहुत लंबी मुलाकात हुई उस वक्त शो में। और काफी लोगों से मिलना हुआ जिनकी वजह से आज लाखों लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है। सर एक मेन आपने शुरुआत कर दिया। अब
शुरुआत कर दिया, उसी से रिलेटेड अब दूसरे थॉट भी आ रहे हैं, जैसे कि आपने एक वॉकिंग चूज किया, अब वॉकिंग के अलावा मे भी एक दूसरा थॉट आया आपके माइंड में, आप कैसे सोचे कि मुझे सिर्फ वॉकिंग ही कंटिन्यू करना है? बाकी वो जो सेकंड थॉट आया उसमें में भी बेटर हो या फिर बेटर हो, जैसे कभी कभार आ जाता है एक बेटर थॉट, पर हमने ये शुरू कर दिया रहता है, जैसे कि आपने वॉकिंग शुरू कर दिया, तो फिर ऐसे समय क्या डिसीजन लेना चाहिए सर, किस तरीके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी फैसला लेते वक्त आप पहले ये देखो कि क्या आपके इमोशंस इतने स्ट्रांग है कि वो आपको बहुत दूर तक और बहुत लंबे टाइम तक लेके जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सोच लो, क्योंकि हम अक्सर क्या होता है ना कि आज कोई चीज अच्छी लगी, आपको लगा कि हाँ किरण वर्मा अच्छा आदमी है, तो चलो किरण वर्मा की तरह हम वॉक करते हैं। लेकिन क्या ये जो इमोशंस है, क्या ये जो भावनाएं हैं, ये आपको हजारों किलोमीटर दूर तक लेके जा सकती है? ये आप अपने आप से सवाल करो और उसका सही सही जवाब खुद को दो, किसी दूसरे को देने की जरूरत नहीं। जब आपका ये सवाल का जवाब ईमानदारी से बिल्कुल साफ स्वच्छ आपको मिल जाए, तब आप ये फैसला लो कि आपको क्या तरीका अपनाना है। मैंने वॉक इसलिए चुनी क्योंकि जब आप वॉक करते हो तो ये बहुत आसान काम नहीं है। ये ना सिर्फ करने वाले के लिए मुश्किल है, बल्कि जो देख रहा है उसको भी समझ में आता है कि हाँ ये कोई आसान काम नहीं है। तो इस वजह से वॉक शुरू की, क्योंकि जब आप बाइक पे जाते हो, कार पे जाते हो, या कोई भी व्हीकल लेते हो, तो लोग शायद उतनी सीरियसली नहीं लेते आपको। लेकिन जब आप ये माध्यम चुनते हो, इस तरीके का माध्यम चुनते हो जहां आप लोगों के साथ मिल रहे हो, बात कर रहे हो और पैदल चल रहे हो, तब लोगों को दिखाई देता है कि हाँ आपका असली स्ट्रगल क्या है। प्रोसेस जरूर स्लो है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। आप सोच के देखो, एक पदयात्रा की वजह से देश को आजादी मिली। बहुत सारी पदयात्राएं ऐसी हुई है जिन्होंने देश को जोड़ा, जहां लोग एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। राइट। तो पदयात्रा बहुत ही, आप सोचिए ना कितने बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि है जिन्होंने पदयात्रा की। एक पदयात्रा 14 साल की जो वनवास हुआ था राम जी का, उस पदयात्रा के चक्कर में पूरी रामायण लिखी गई। तो पदयात्रा को आप कमजोर मत समझिए, क्योंकि जब आप इस तरीके का स्ट्रगल करते हैं, हो सकता है 4 लोग कम बात करें, लेकिन जो लोग बात करेंगे वो 4,000, 4 लाख, 4 करोड़ तक भी बात लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि पद यात्रा एक बहुत जरूरी अ, माध्यम है अपना मैसेज को ठीक से, ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि जो लोग देख रहे होंगे आपको, वो समझेंगे कि पैदल चलना इतना आसान नहीं है। आप कोई भी अगर अगर 5-10 किलोमीटर चलेंगे, तो शायद आप समझ पाएंगे कि जब मैं दिन में 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलता हूँ, 50, कभी कभी 50 किलोमीटर भी चला हूँ, मैं ये नहीं कह रहा अभी चल रहा हूँ, पर हाँ 50 किलोमीटर जब चला हूँ, तब लोगों को समझ में आएगा कि हाँ इस यात्रा का कोई मकसद है। सर इसमें जो सेकंड थॉट वाला था, जैसे कि ठीक है आपने वॉकिंग चूज किया, वॉकिंग चूज करने के बाद में भी एक सेकंड थॉट आया कि वॉकिंग की जगह साइकिलिंग, और वो बेटर भी लग रहा है। मैं एक सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, तो ऐसे समय सर ऑलमोस्ट किस क्या एक माइंडसेट होना चाहिए थिंक करने के लिए, सोचने के लिए? आपके सामने एक व्यक्ति जो पैदल चल रहा है और एक व्यक्ति जो साइकिल पे चल रहा है, कोई भी माध्यम से चल रहा है, आप इसको किसको ज्यादा सीरियसली लोगे? आपके पास जवाब होगा जो वॉक कर रहा है उसको, क्योंकि वॉक करने वाले शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे, और सुने भी होंगे तो बहुत कम। जैसे मेरे दोस्त है आशीष, जैसे मेरी एक दोस्त है सृष्टि, ये वो लोग हैं, सृष्टि और आशीष, जिनको देख के मैंने भी पैदल यात्रा शुरू की। सृष्टि कश्मीर से कन्याकुमारी गई, और जो आशीष है उसने 17,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की मुझसे पहले। एक ने चाइल्ड बेगिंग के अगेंस्ट की, एक ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए की। तो मुझे लगता है कि पैदल यात्रा जो है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है, ज्यादा मजबूत होती है, रादर देन किसी और चीज के। तो मुझे लगता है कि पैदल यात्रा बहुत जरूरी है हम सब लोगों की जिंदगी में।
ओके सर, नेक्स्ट में जाते हैं। अब आपका ऑलमोस्ट सर मेन चीज सब कवर हो गया है। अब कुछ आपके सर जो फ्यूचर प्लान्स वगैरह क्या है सिंपली बर्ड चेंज विद वन फाउंडेशन से रिलेटेड, या फिर और भी कुछ आपने खोलने का सोचा है तो कुछ उस बारे में भी बता दीजिए। यार अभी फ्यूचर प्लान कुछ भी नहीं है, और मुझे भी नहीं पता कि लाइफ कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी। लेकिन मैं बस आप सब लोगों को, और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों को बस ये कहना चाहूंगा कि देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम सबको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सब लोग एक एक करके एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम सब लोग मिलके देश की लगभग सारी समस्याओं को सॉल्व कर दें। एज अ कलेक्टिवली एज अ कंट्री वी नीड टू डू समथिंग फॉर आवर नेशन। और मुझे बस एक बात कहनी है आप सब लोगों से कि जस्ट बी काइंड टू अदर्स एंड हेल्प एनीवन इन नीड। अगर आप आपके तरीके से उसको जाए और मदद करें, बिना कुछ सोचे बिना कुछ लाग लपेट के, आप सिर्फ जाए और जाके मदद कर दें। अगर सिर्फ हम इतना ही कर दें तो देश को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। सर किसी को आपके साथ जुड़ना है या फिर किसी को डोनेट करना है तो किस हिसाब से कर सकते हो? हमारे चेंज विद वन मील इनिशिएटिव के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप को मैं डिटेल्स भेज दूंगा, आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ब्लड डोनेशन के लिए करें तो आप कहीं पर भी देश के किसी भी ब्लड बैंक में जाए, कहीं पर भी जाके आप ब्लड डोनेट कर दें। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सहयोग होगी ब्लड डोनेशन के लिए। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जाए और जाके ब्लड डोनेट कर दें। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके आपके फैमिली ने आपको काफी सपोर्ट किया है, और पर मैं ऐसा फील करता हूँ सर, स्टार्टिंग में तो सर फैमिली से काफी ज्यादा ये आते हैं रेस्ट्रिक्शंस का। ऑलमोस्ट छोटा सा भी एक काम करते हैं जो एकदम थोड़ा सा डिफरेंट हो तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। वो सोसाइटी से भी आते हैं, वो इससे भी आते हैं। और आपके पास भी जैसे कि सर ये जॉब थी, अच्छा चल रहा था, सब सामान सब काम अच्छे से चल रहा था। स्टिल सर आपने कंटिन्यू किया ये चीज, और बाकी जो जो बाकी सब जन जिसको सर इस तरीके के ये आते हैं, फैमिली से भी आते हैं और आजू बाजू से भी आते हैं, मतलब लोग बोलते हैं रहने दो अपना नॉर्मल काम करो। तो इस तरीके से किस तरीके से सर डील करना चाहिए? यार देखो, जब हम पहली बार ड्रग्स लेते हैं, स्मोक करते हैं, दारू पीते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं, तो घर वाले से पूछते नहीं है ना, राइट? तो आप खुद सोच के देखो कि जब हम गलत काम करने के लिए पूछ नहीं रहे, तो हम सही काम के लिए क्यों पूछ रहे, राइट? और जब आप फेलियर होते हो ना, देर इज अ सेइंग कि फेलियर सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज ऑर्फन। यानी कि जब आप सफल होते हो तो आपको बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, अरे ये मेरा दोस्त था, ये हमारे गली का लड़का था, ये हमारे मोहल्ले का लड़का था। लेकिन जब आप फेल होते हो तो आपके खुद के माँ बाप भी, आप सोच के देखिए, अगर आपके घर पे पुलिस आ जाए और कहे कि भाई आपका लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया, मर्डर में पकड़ा गया, किसी और गलत काम में पकड़ा गया, तो घर वाले पता है क्या कहते हैं? अरे हम नहीं जानते, हमने तो इसको घर से निकाल दिया, हमने तो भगा दिया, राइट? लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपके पड़ोसी भी आके कहते हैं, अरे हमने तो इसको गोद में खिलाया, चाहे उन्होंने कभी खिलाया ना हो। पता है ना आपको, है ना, ये होता है। अरे हमने तो बचपन से देखा नंगा घूमा करता था, चाहे उन्होंने बचपन देखा ही ना हो हमारा, राइट? तो सक्सेस के अंदर और फेलियर में यही होता है कि फेलियर में आपके खुद के परिवार के लोग भी छोड़ देते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग हूँ, अनोखा हूँ। तो जब चीजें गर्दिश में थी, जब सितारे गर्दिश में थे, जब चीजें काम नहीं कर रही थी, तब घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया था। लेकिन मेरी बीवी हमेशा मेरे साथ रही, मेरा बेटा हमेशा साथ रहा, और इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन दोनों का कि उन्होंने साथ दिया। अगर कोई नहीं भी देता, सबसे जरूरी है कि आप खुद का साथ ना छोड़ें। अगर आपने अपना साथ छोड़ दिया तो कोई आपका साथ नहीं देगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रहे, ईमानदारी से काम करो, अपने साथ खुद रहो, क्योंकि भगवान भी शायद उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो आप बस लगे रहो और अपनी
जो भी सोच है उसको साफ सुथरे तरीके से ईमानदारी से करते रहो, अपने कर्म को करते रहो, बस बाकी कोई जरूरत नहीं है दुनिया जहान की सोचने की। दुनिया का काम जज करना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना या अच्छा या बुरा। सक्सेसफुल होगे तो अच्छा कहेंगे, फेलियर होगे तो चार गाली देंगे। तो गाली के लिए भी तैयार रहो और ताली के लिए भी तैयार रहो, बस इतना ही कहूंगा और क्या। सर आप बोले क्या आप अपने खुद से तो भी मतलब लगे रहो करके, पर सर कभी कभार ऐसा मौके आते हैं, नहीं लोग नहीं कर पाते या फिर खुद भी मैंने बोला ना डिमोटिवेटेड। मैंने बोला ना आप अपना साथ मत छोड़ो, चाहे हाँ गालियां सर, दो। साथ मैच ठीक है, पर जब डिमोटिवेट हो जाते हैं सर, जब आप होते हैं सर डिमोटिवेट। क्यों नहीं होते यार, किसने कहते नहीं होता? मैं इंसान हूँ, मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ, रोता भी हूँ, हंसता भी हूँ, गाता भी हूँ। इमोशंस सारे मेरे अंदर है जो इंसानों के अंदर होते हैं। आपके अंदर है या नहीं है वो आप सोचो। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो और आप अकेले हो तो आप वेट थोड़ी ना करोगे कि ऊपर से कोई चांद तारों से उतर के आएगा और वो मेरे को मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आती। ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है ना, इनका एक दिन चेक बंद कर देखो, उनकी पेमेंट रोक दो, उनकी सारी मोटिवेशन निकल जाएगी। वो खुद डिमोटिवेट होके बैठ जाएंगे, समझे? तो ये मत सोचो कि मोटिवेशन कहीं बाहर से आती है, कोई दिव्य दृष्टि ऊपर से आ जाती है। मोटिवेशन हमारे अंदर होती है, जिसे हम ही को जगाना होता है। और ये सेल्फ रियलाइजेशन जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अदरवाइज आप जिंदगी भर दूसरे के चक्कर में रहोगे कि किरण जैसा कोई आदमी आएगा या किसी और के जैसा कोई आदमी आएगा और वो हमारी आंखें खोलेगा। अगर आंखें खोल के भी आपको सच्चाई नहीं दिख रही तो आपसे बड़ा अंधा कोई नहीं है। तो आपको ये जरूरी है कि खुद को कीप मोटिवेटिंग, कीप पुशिंग, ताकि कोई भी किरण वर्मा की या किसी और की जरूरत ना पड़े आपको सिखाने के लिए। अपनी आत्मा की आंखें खोल लो बस। काफी बढ़िया कन्वर्सेशन हुई सर। काफी कुछ जानने को मिला हमें। मुझे सही में सर आपके बारे में मैंने कुछ कुछ काफी जानकारी ली थी, पर जब ये कन्वर्सेशन और भी कुछ बहुत कुछ जानने को मिल गया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो थैंक मच यू। सर, थैंक यू सो